हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 6th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसका ज्योग्राफी सेक्शन, लेसन नंबर 5, रेल्म्स ऑफ द अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे रेल्म्स का क्या मतलब है। रेल्म्स का मतलब हो सकता है, हम कह सकते हैं डोमेन, या हम कह सकते हैं हिस्से। धरती के कौन कौन से हिस्से हैं, क्या क्या चीजें मिलके धरती बनाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं घर को क्या चीज बनाती है। जो उसमें कमरे होते हैं वो इकट्ठे होके घर बनाते हैं, लोग वो घर बनाते हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के कौन कौन से हिस्से। तो शुरू करते हैं अर्थ की बात से। हमारा ग्रह अर्थ, जिसे हम धरती बोलते हैं, ये खास तरीके का ग्रह है, प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। अब ये क्यों खास है? क्योंकि यही एक ग्रह है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जहां पर लोग रह सकते हैं, जीते हैं, लाइफ सस्टेन करता है ये। हालांकि हम लोगों ने स्टडी की है कि क्या हमारे साथ वाले ग्रह मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन अभी हमें कोई पुख्ता सबूत उसके पक्ष में नहीं मिले कि क्या ये लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो अभी के लिए तो हम ये बोलेंगे अपनी धरती बेस्ट है सोलर सिस्टम में। अब अर्थ के 3 हिस्से हैं जिसे हम रेल्म्स बोलते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। जैसे इंसान के लिए 3 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे ही धरती पे 3 चीजें हैं, लैंड, वाटर और एयर। ये 3 चीजें आज बोलने में तो आसान है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम डिस्कस करने वाले। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला रेल्म, सबसे पहला हिस्सा, जिसे मैंने आपको बोला बोलते हैं सॉलिड क्रस्ट, लैंड मास बोला जाता है, या ज्योग्राफी में उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। डोंट वरी, अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ। लिथो का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो मतलब लिथोस्फेयर का मतलब हुआ सॉलिड क्रस्ट धरती की। अब धरती की ये जो क्रेस्ट है, जिसके ऊपर अलग अलग चीजें हैं, वो गिन लेते हैं क्या क्या है। इसके ऊपर लैंड है, लैंड मास है, बड़े या छोटे लैंड हो सकते हैं। माउंटेन्स हैं इसके ऊपर, माउंटेन्स के अंदर जो डीप वैलीज हैं वो भी आपको दिखने को मिलेंगी। प्लेन्स, जैसे पंजाब एक प्लेन पे लाई करता है, प्लेन एरिया हो गए। प्लेट्यू हो गए, थोड़ी सी ऊंचाई पे जो लैंड फॉर्म होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। अब जो हाइट है लैंड मासेस की, वो हम किससे मापते हैं? वो हम मापते हैं सी लेवल से, समुद्र के लेवल से। जो सारे ओशन है दुनिया के, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो सी लेवल है वो सब जगह पे बराबर है। लैंड तो बराबर नहीं है, जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन जो हमारी दुनिया के ओशंस हैं बड़े बड़े, वो आपस में कनेक्टेड है। कहने का मतलब जो सी लेवल है पानी का, वो हमेशा सेम रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सी लेवल से सबसे ऊंचा जो पॉइंट इस धरती पे है वो है माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट चोटी है, जो कि है 8848 मीटर्स की हाइट पे। और वैसे ही सबसे गहरा धरती के नीचे जाके जो खड्डा है उसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेंच। और ये लैंड पे नहीं है, ये समुद्र में है, मतलब नीचे गहरा पहाड़ नीचे की तरफ को, उसे बोला जाता है मरियाना ट्रेंच, जो सी लेवल से 10,911 मीटर नीचे है। मतलब माउंट एवरेस्ट अगर यहां तक है तो ये नीचे की साइड को उससे भी ज्यादा हाइट पे है, मतलब वो नीचे वाला पॉइंट तो और भी ज्यादा गहरा है। 2 चीजें, एक माउंट एवरेस्ट और दूसरा ट्रेंच, दोनों की हाइट अपनी अपनी है। अब आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की। भिन्न भिन्न प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं लिथोस्फेयर के ऊपर, सॉलिड क्रस्ट के ऊपर, वो कौन कौन से हैं? 3 तरीके के हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले माउंटेन्स, पी से प्लेट्यूज और पी से प्लेन्स। तो आप याद रखना प्राइम मिनिस्टर, PPM, मतलब एक पी एक्स्ट्रा डाल देना प्लीज प्राइम मिनिस्टर जी। तो पी से हमारे पास प्लेन्स आ गए,
पी से प्लेट्यूज आ गए, एम से माउंटेन्स। ये एक तरीका है याद रखने का, प्लीज प्राइम मिनिस्टर। अब माउंटेन से शुरू करते हैं। पहाड़, जो धरती का टुकड़ा जो एक हाइट के ऊपर है आसपास के एरिया से, जिसकी जो साइड्स है वो स्लोप बहुत तीखी है, या कह सकते हैं ऐसे, मतलब स्लोप सीधी नहीं है, आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्लांटिंग है, जैसे गाड़ी ऊपर लेकर जा रहे होते हैं आप कई बार, तो वैसी तीखी स्टीप स्लोप्स हैं, साइड्स हैं, और उसका जो टॉप है वो कोनिकल है। कोनिकल ऐसे करके होता है जैसे आइसक्रीम का कोन, बिल्कुल वैसा ढांचा आप इमेजिन कीजिए, आइसक्रीम के कोन जैसा, ऊपर से तीखा और साइड से फिसलने वाला, उसे हम माउंटेन कहते हैं। मतलब ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो ये जब माउंटेन है एक चेन में, मतलब इकट्ठे पाए जाते हैं, इसको हम माउंटेन रेंज बोल देते हैं। जब माउंटेन एक माला के तरीके से इकट्ठे पाए जाते हैं उसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके के माउंटेन्स होते हैं, और ज्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो सेडिमेंट्स, चीजें जब इकट्ठी होती रहती हैं सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक एक खास तरीके की रॉक है, उसके बने होते हैं। और जब वो ऐसे धरती दो साइड से दबा रही हो, ऐसे 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 ऐसे, और फिर बीच वाला लैंड मास इकट्ठा हो जाए, उसे हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये प्लेन सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए मैं इसको दो साइड से धक्का मार रही हूँ, एक इस साइड से और एक इस साइड से धक्का मार रही हूँ, तो ये जो बीच वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके। तो इस तरीके से आपके माउंटेन्स बनते हैं। अगर अभी बने हुए तो हम उसे बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो आपकी बुक में दिए। अगर बहुत देर के बने हुए हैं तो हम उन्हें बोल देंगे बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड माउंटेन्स। ठीक है, हमारे हिमालयाज अगर आप वहां गए हो, वो भी फोल्ड माउंटेन्स है। ऐसे करके इंडिया की प्लेट जाके ऊपर की प्लेट से टकराई और ऐसे करके एक दो तीन रेंजेस बन गए। उसके अलावा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं, एंडीज हैं हमारे पास साउथ अमेरिका में, एशिया में हिमालयाज माने जाते हैं, एटलस माउंटेन्स हैं हमारे पास अफ्रीका में, आपको मैप पे दिखाऊंगी एल्प्स यूरोप के अंदर है, और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर माउंटेन्स हैं दुनिया के, वर्ल्ड के, ये आपको मैप पे दिख जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड लैंड मास की, जिसे हम बोलते हैं पी से प्लेट्यूज। अब आपने टेबल देखा होगा, तो टेबल जो है वो एक ऊंचाई पे होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, तो आप उसको प्लेट्यू इमेजिन कर लीजिए, मतलब एक बड़ा सा ब्रॉड लैंड का टुकड़ा, जो माउंटेन जितना ऊंचा नहीं है बट ऊपर से वो फ्लैट है, ऐसे ही उठा होगा जैसे माउंटेन बना होगा, पर माउंटेन बनता बनता बेचारा छोटा रह गया और ऊपर से फ्लैट हो गया, पर आसपास के एरिया से उसकी हाइट ऊंची है। ठीक है, माउंटेन से छोटा, प्लेन से ऊपर, और ऊपर से ऐसा नहीं है माउंटेन जैसा, ऊपर से फ्लैट है, प्लेन है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, या दूसरा नाम टेबल लैंड बोलते हैं। ये ट्रिक याद रखना, टेबल जैसा ऊपर से फ्लैट। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज जो आपको दुनिया भर में पाए जाते हैं, आपको वो नाम जरूर याद करने हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आपको मिल जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, वैसे ही एपलेशियन प्लेट्यू मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैप में आपको बताऊंगी कहां पर है नॉर्थ अमेरिका, और अफ्रीका में आपको मिलता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और वैसे ही इंडिया के बिल्कुल ऊपर है टिबेटन प्लेट्यू, जिसकी वजह से इंडिया में जो वो ठंडी ठंडी बर्फ जैसी विंड्स होती है ना रशिया में, वो नहीं आ पाती, और इंडिया का जो मौसम है वो टिबेटन प्लेट्यू की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। ये हम आगे करेंगे। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी में, लिथोस्फीयर की, प्लेन्स। ये जो कैटेगरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लैट लैंड है, मतलब सी लेवल से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, वहां तक ही पहुंचता है। तो ज्यादातर प्लेन्स कैसे बने थे, रिवर्स ने लाकर अपनी जो सिल्ट है माउंटेन से नीचे लाते हुए,
उन्होंने वो सिल्ट डिपॉजिट कर दी। अगर आप समुद्र के तट पे गए हो तो आप देखोगे समुद्र अपने साथ वो मिट्टी टाइप लेकर आता है, कुछ आई बार वेव्स के साथ कुछ छोड़ जाता है, कुछ छोड़ जाता है। वैसे ही हमारे माउंटेन से, हिमालय से जब रिवर्स नीचे लेकर आई सामान, तो हमने देखा अरे ये तो कुछ सैंड सॉइल जैसा नीचे लेकर आ रही है। उन्होंने उसको नाम दे दिया सिल्ट। तो वो माउंटेन से नीचे आई नदियों के द्वारा और सिल्ट डिपॉजिट होती गई होती गई होती गई माउंटेन से आते आते। और ये जो एरिया है ये खेती बाड़ी के लिए बेस्ट माना जाता है। जो प्लेन्स है डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज्यादा आबादी, जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है क्योंकि सबसे फर्टाइल उपजाऊ लैंड है। और यहाँ पर रोड्स बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स बनाना तो बहुत आसान है। तो हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी बहुत हुई है ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये मदर है, माँ है सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की, मतलब सब कुछ इसी एरिया पे ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो सिविलाइजेशन है मैनकाइंड का, जहां से शुरुआत हुई, वहां का जो एरिया है वो एक है सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्लेन्स के ऊपर है। फिर एक एरिया आ जाता है मेसोपोटामियन, फिर चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सारी नदी के वैलीज में स्टार्ट हुई, कहने का मतलब प्लेन एरिया पे स्टार्ट हुई। इंसान ने अपना सफर बिल्कुल प्लेन एरिया से स्टार्ट किया, नदी के पास रह के। तो अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो आपको ये भी पता है, लास्ट क्लास में हमने किया था, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ध्यान से देखना, ग्लोब में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला हिस्सा है इक्वेटर के, उसमें लैंड मास बोले तो लिथोस्फीयर ज्यादा है और पानी कम है। लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, वहां पर पानी ज्यादा है और जो लैंड है वो कम है। तो हम ये कह सकते हैं जो मेजर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट एक लैंड का टुकड़ा होता है बड़ा सारा जिसपे बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो जो ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स हैं वो आप ये कह सकते हैं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो लैंड मास है, एक टुकड़ा लैंड का जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम एक आइलैंड बोलते हैं। एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है, जो पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आउटर कवरिंग है धरती की जिसपे हम रहते हैं, या हम उसको बोलते हैं क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो क्यों? सबसे पहले यहां पर सॉइल मिलेगी जिसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती है, फूल उगाए जा सकते हैं, फल उगाए जा सकते हैं। मानते हो इस चीज को? दूसरा, हमारे जो मिनरल्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वो भी तो प्लेन्स पे ही मिलते हैं। नीचे खुदाई कर करके कुछ ना कुछ ले आते हैं। और ये जो मेकअप हम यूज करते हैं, वो जो ग्लिटरी मटेरियल हो गया, ब्लश हो गया, ये भी तो यहां से ही मिलता है। वो चमकीले चमकीले पदार्थ उसी का मेकअप बन जाते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंसान के रहने की जगह है, जानवरों के रहने की जगह है, वो ये धरती तो है। तो हम लोगों के लिए तो ये बेस है लिथोस्फीयर, हम लोगों का तो ये घर है लिथोस्फीयर। तो अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाहती हूं कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक बड़ा सा लैंड मास, लैंड का टुकड़ा जिसके आसपास ओशन हो या सी हो, पर उस लैंड के टुकड़े में हम ये कह सकते हैं बहुत सारे देश आते हैं। आइलैंड जितना छोटा नहीं होता, एक बड़ा सा लैंड मास जिसके आसपास पानी होता है। अब हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, पर पहले मैं कॉन्टिनेंट्स बताना चाहती हूँ वो कौन कौन से। सबसे पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स्थ यूरोप,
7th ऑस्ट्रेलिया। अब इसको याद कैसे करना है? सब कॉन्टिनेंट्स के पहले लेटर ले लेते हैं। एशिया का ए, अफ्रीका का ए, नॉर्थ अमेरिका का एन, साउथ अमेरिका का एस, एंटार्क्टिका का ए, यूरोप का ई और ऑस्ट्रेलिया का ए। फर्स्ट आपने लेटर ले लिया। अब देखो, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम ANS लिखते हैं। आपने बोलना है आंसर, जैसे मेरे नाम में डबल ए आता है तो वैसे ही AANS। देखो पहले 4 पूरे हो गए। ए से एशिया, दूसरे ए से अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, एस से साउथ अमेरिका, और लास्ट के 3 के लिए आपने बोलना है आंसर ए नहीं बोलना, आंसर ए, वो जो एक्टर बोलता है। तो मतलब AEA रह गया हमारे पास। अब वो AEA क्या है? एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोबारा बोल रही हूं, निमोनिक क्या है? AANSAEA। अब वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हो रहे हैं? ए से एशिया, ए से अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, एस से साउथ अमेरिका, फिर ए से एंटार्क्टिका, ई से यूरोप एंड ए से ऑस्ट्रेलिया। अगर आप टेबल देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एशिया का जो लैंड मास का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे बड़ा 29.5% धरती का एरिया जो कवर किया हुआ है वो एशिया के कॉन्टिनेंट ने किया हुआ है। और जो सबसे छोटू सा दूसरा वो है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। उसको कई बार आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है और ऐसे करके बेचारा आइलैंड की तरीके से चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। वैसे आइलैंड एक छोटा टुकड़ा होता है लैंड का जो पानी से घिरा हुआ होता है। अब आपको मैप के ऊपर क्या करना है? इक्वेटर लोकेट करना है। इक्वेटर मतलब ऐसे करके जो लाइन जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद आपने देखना है जो कॉन्टिनेंट्स हमारे इक्वेटर के ऊपर लाए करते हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स है इक्वेटर के नीचे लाए करते हैं। बट अगर आप मैप देखेंगे आपको दिखाई देगा एशिया, उसके बिल्कुल साथ में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कुछ कॉन्टिनेंट्स है जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं। और वैसे ही आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया इकट्ठा एक लैंड का टुकड़ा है और पानी बीच में नहीं आ रहा। उनको जो डिवाइड कर रहे हैं एक माउंटेन रेंज है, उसे हम बोलते हैं यूरल माउंटेन्स। और यूरल रिवर भी है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। तो मतलब एशिया और यूरोप जो है वो जुड़े हुए हैं और यूरल माउंटेन्स और यूरल रिवर उनको डिवाइड कर रही है। इकट्ठे इनको नाम दिया जाता है यूरेशिया, लेकिन प्रशासन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, इकोनॉमिक पैसे की वजह से इनको हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। एक हिस्से को यूरोप और एक हिस्से को एशिया माना जाता है, इकट्ठे यूरेशिया बोला जाता है। अब आ जाते हैं अफ्रीका की तरफ और साउथ अमेरिका। ये जो है ये साउथ में पड़ते हैं और साथ के साथ कुछ हिस्सा अगर आप ध्यान से देखो वो इक्वेटर के ऊपर है। तो कहने का मतलब जो हमारा अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, थोड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ज्यादा हिस्सा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब हम चलते हैं एंटार्क्टिका की तरफ। एंटार्क्टिका अगर आप कॉन्टिनेंट देखेंगे वो बिल्कुल नीचे पड़ता है, साउथ पोल बोलते हैं। मतलब वो साउथ पोल, उसके आसपास के एरिया को हम एंटार्क्टिका बोलेंगे। ये ज्यादातर टाइम आइस से कवर्ड होता है, इसीलिए इसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर टाइम आइस से कवर्ड होता है इसीलिए यहां पर ज्यादा इंसान नहीं पाए जाते। करेक्ट? देखो कितना अब आपको नॉलेज हो गया कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जो कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? 20% दुनिया का एरिया वो ऑक्यूपाई करता है। जो अफ्रीका है और यूरोप है उसके बीच में आपको दिखाई देगा मेडिटेरेनियन सी आ जाती है। जैसे यूरोप और एशिया के बीच में यूरल माउंटेन और यूरल रिवर थी,
वैसे ही अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी आ जाती है, और आप देखेंगे अफ्रीका और एशिया के बीच में रेड सी आ जाती है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको इक्वेटर दो हिस्सों में बांट रहा है। जी हाँ, और अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। मतलब 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास करते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको इतना पता होना चाहिए। लास्ट 3 चीजें, पहली, नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ध्यान से देखिए मैप। अब एक चीज बतानी है, स्ट्रेट क्या होता है। इतना, मतलब असलियत में इतना नहीं, मैप में आपको इतना सा पानी का टुकड़ा दिखाई देगा जिसके ऊपर भी पानी और नीचे भी पानी होगा, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। कहने का मतलब पतला सा पानी का टुकड़ा जिसके आसपास पानी होता है। तो ध्यान से देखिए, बेरिंग स्ट्रेट आपको दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में, पानी का एक छोटा सा चैनल। नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि उसके अंदर सेकंड और फोर्थ लार्जेस्ट बड़ी कंट्रीज आती हैं। सबसे बड़ी जो कंट्री है दुनिया की वो तो है रशिया, जो एशिया में पड़ती है, नंबर 1, वो सबसे बड़ी है। पर जो सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, और जो फोर्थ नंबर पे आता है यूएसए, वो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ही अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्थ नॉर्दर्न में, साउथ सदर्न में, तभी ऐसा नाम है। तो अगर आप साउथ अमेरिका देखेंगे, उसके 3 साइड पे ऑलमोस्ट पानी पानी है, और जब वो नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है तो एक पतला सा लैंड का टुकड़ा है। जैसे हमने वहां पर पतला सा पानी का टुकड़ा, उसको स्ट्रेट नाम दिया था ना, स्पेलिंग STRAIT, वैसे ही साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाते हुए या नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाते हुए पतला सा लैंड का टुकड़ा आता है जिसे हम इस्थमस बोलते हैं। वाटर वाले को स्ट्रेट, लैंड वाले को इस्थमस बोला जाता है, और उसका नाम जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा कैनाल। क्लियर? लास्ट चीज, यूरोप जो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे देश आ जाते हैं, और वो देश का जो साइज है वो अलग अलग होता है। अगर यूरोप के बगल में बात की जाए तो हमारे पास एशिया पड़ता है, जिसमें रशिया आता है, जो लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है पूरी दुनिया में। और अगर मैं यूरोप की बात करूं, वहां पे सबसे छोटा कंट्री है जिसे हम बोलते हैं वेटिकन सिटी। तो बड़े से लेके सबसे छोटा आपको यहीं पे मिलेगा। तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत ज्यादा तरक्की भी होती है और पॉपुलेशन भी बहुत है वहां की। इतना सा हिस्सा तरक्की भी है और पॉपुलेशन भी है, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल है लोगों का। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपने मुझे 2 चीजें बतानी है। पहली, कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा लैंड का टुकड़ा है और उसे क्या बोलते हैं। बी पार्ट, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को क्या कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, लिथोस्फीयर के कितने पार्ट्स हैं। तो ये थी आज की क्लास। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपने हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है तो मेक श्योर आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड या, मेक श्योर you like, share and subscribe the video. Take care.